हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज़ से टेस्ट 9 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटेरिया के टेस्ट 9 के साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति व आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करता है? मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल पोजीशन है। हम इस पर एक फोर्स राइट डायरेक्शन में एग्जर्ट करते हैं तो इसकी लंबाई जो है ये इंक्रीज कर जाती है, कुछ इस तरीक़ा से इंक्रीज कर जाती है। और फिर फोर्स को हम रिमूव कर लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर आ जाती है। रेस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन एंड शेप को एक्वायर कर लेती है। इसकी यह प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता कहलाती है, यानी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम एक दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम एग्जर्ट करें इसको, यानी स्ट्रेस इस पर एग्जर्ट करें तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन डेवलप होगा तो वो फिर से जब इन फोर्सेस को रिमूव कर लिया जाएगा, यानी स्ट्रेस को रिमूव कर लिया जाएगा, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और फिर से इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को एक्वायर करा देगा वो। यानी फिर से ये रड जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल साइज में चला आएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी। किसी भी फ्लूइड के, किसी भी लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में लगने वाला अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स को श्यानता यानी विस्कोसिटी कहा जाता है। गतिज जड़त्व, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसको गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो ने दिया था। यहाँ पे गतिज जड़त्व की बात की जा रही है, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, उसमें चेंज नहीं होने आने देता है। इसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती है। यहाँ वह वस्तु है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे मटेरियल को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इस पे हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, यानी इससे हो करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दें, तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली अट्रैक्ट कर रही है तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, लिथियम, टेंटेलम। ये जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स है। इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा, और इसमें मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। और यदि यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने लगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इससे पास होने लगे, तब इस मटेरियल को कहा जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ रहता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगी और क्लोजली स्पेस्ड रहेंगी उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कोबाल्ट भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और निकेल भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। यदि हम आयरन की बात करें, Fe का तो एटॉमिक नंबर होता है 26 और कोबाल्ट का होता है 27 और निकेल का होता है 28। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम खींचें आयरन का
तो ये आर्गन तक तो ठीक रहेगा, यानी आर्गन तक ठीक रहेगा, वहीं रहेगा जैसा नॉर्मली होता है आर्गन तक। इसके बाद से आर्गन के बाद हो जाएगा 4s2 और 3d6 यानी d ऑर्बिटल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं आर्गन, ये आयरन के केस में। कोबाल्ट के केस में वही होगा, आर्गन ही यहाँ रहेगा, यहाँ 4s2 3d7 हो जाएगा। और निकिल के केस में आर्गन तो यहाँ रहेगा ही, 4s2 और 3d8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी d ऑर्बिटल में निकिल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आयरन का ये मान लीजिए कि d ऑर्बिटल है, ये हम कोबाल्ट का ले लेते हैं d ऑर्बिटल, और ये निकिल का d ऑर्बिटल ले लेते हैं। 5 इसमें से खींच देते हैं, 5। अब आयरन का ये है तो इसमें 5 पहले हम फिल कर देते हैं, 5 6 है तो एक आया। इसमें से 4 जो ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आयरन जो है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और यदि कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में 7 है, तो 1 5 तो पहले आएगा, फिर 2 ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। 3 ऑर्बिटल जो अभी भी अनपेयर्ड हैं, 3 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी अनपेयर्ड है, इस कारण से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। उसी तरीक़ा से निकिल की बात करें तो 5 इसमें आएगा ही, 3 इसमें पेयर्ड हो जाएगा, 6 7 8, ठीक है। एक जो है अनपेयर्ड बच गया, इसी अनपेयर्ड की वजह से निकिल भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें जो अनपेयर्ड d ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स है, इसी की वजह से ये फेरोमैग्नेटिज्म को शो कर रहा है। अब यदि हम एक और मटेरियल होता है डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक में यदि मान लीजिए कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इससे यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराया जाएगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। कुछ इस तरीक़ा से रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो जाएगा। तो इस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल होता है कॉपर, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इसके एग्जांपल्स हैं। आयरन तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें से तीनों ही जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है। जो न्यूट्रल वायर का रंग है वो काला होता है या भूरा होता है, ये सही है। अर्थ से जो कनेक्टेड रहता है उस वायर का पोटेंशियल 0 हो जाता है, अर्थ वायर का विभव 0 होता है, ये भी सही है। किसी भी वायर को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये अर्थिंग का सिंबल है, तो उसका पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब जैसे ये एक वायर है, इसमें लेफ़्ट से राइट धारा जा रही है, कुछ ही समय के बाद में राइट से लेफ़्ट की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसको प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ जो होता है ये साइनोसॉइडल ग्राफ होता है। इसमें देखिए जितने देर तक एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, लेफ़्ट से राइट, तो नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट से लेफ़्ट। इसमें वैल्यू भी बदल रहा है हर एक टाइम पे। यहाँ पे मैक्सिमम आया, फिर घटते घटते 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, घटते घटते 0, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है, ये सही है। हमारे घर में जो धारा आ रही है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। यदि अपने घर में एक ऐसा ट्यूब यदि आपने अपने घर में एक ऐसा ट्यूब लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो बताइए कि ट्यूबलाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है। तो उस ट्यूबलाइट में जिंक बेरिलियम सिलिकेट का यूज किया गया है, इससे येलो कलर निकल रहा है। यदि कैडमियम बोरेट का यूज करेंगे तो इससे पिंक कलर निकलेगा, पिंक कलर की प्रकाश निकलेगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। बिल्कुल,
नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और यहाँ पे जो मास का डिफेक्ट होता है, मास का डिफेक्ट वही मास का डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन वाला मास एनर्जी इक्विवेलेंस का जो इक्वेशन होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो इसमें जो मास का डिफेक्ट डेल्टा एम आया उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी एनर्जी यहाँ से निकली ये निकल जाएगा। जैसे सन के कोर के अंदर या किसी भी स्टार के कोर के अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से मास में डिफेक्ट जो आया उसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती है। तो इसमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम की कार्य करने की प्रणाली नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बिल्कुल, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये स्टेटमेंट सही है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसका स्रोत नाभिकीय संलयन है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। सन के कोर के अंदर किसी भी स्टार के अंदर यही रिएक्शन हो रहा है। क्या आर्टिफिशियली इस रिएक्शन को कराया जा सकता है? कराया तो जा सकता है लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जैसे इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए लगभग 10⁷ to 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए और इतना टेम्परेचर सन के कोर के अंदर रहता है और वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाती है, किसी भी स्टार के अंदर भी रहता है। लेकिन आर्टिफिशियली यदि कराना हो तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो इसके लिए किया जाता है, पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। जैसे यूरेनियम 235 का ये न्यूक्लियस है और इस पे स्लो न्यूट्रॉन भेजा जाता है तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है और यहाँ से लगभग 3 न्यूट्रॉन यहाँ से एवरेज निकलते हैं और ये 3 अदर न्यूक्लियाई पे अटैक करके उसका विखंडन करवा सकते हैं। और यहाँ से जो मास का डिफेक्ट आया मतलब ये रहा कि यूरेनियम 235 का मास और इन बेरियम और क्रिप्टन दोनों के मास को ऐड करें तो यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है और ये मास गया कहाँ, ये मास में जो डिफेक्ट आया वो गया कहाँ, वही मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो टेम्परेचर को उस लेवल पे इंक्रीज करवा देती है 10⁷ to 10⁸। तो इस एनर्जी का यूज करके देन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे हाइड्रोजन बम वेस्ट होता है उसी के प्रिंसिपल पे। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है ये गलत है, ए और बी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसमें से आप देखें तो किसका एटॉमिक नंबर 17 है? तो इसमें से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो यही होगा, राइट ऑप्शन बी। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर जो है ये 18 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के मध्य रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से अपवर्तन के बाद होगा। मान लीजिए कि ये कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका F1 है और ये इसका F2 है, ये F1 है और ये F2F1 है, 2F1। और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ और यहाँ से एक रे पास कराएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो दूसरे साइड फोकस से होकर के पास करेगी, फोकस से होकर के पास करवा दीजिए। और दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास करवाएंगे तो ये सीधे अनडिफ्लेक्टेड पास करेगी और आप देखेंगे तो 2F2 के बाहर ये कट करेगी एक दूसरे को, यानी ये मान लीजिए कि F2 हो गया और ये 2F2 हो गया तो 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। ये 2F2 है, यहाँ पे 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। तो 2F2 तथा F2 के मध्य इमेज नहीं बनेगा, ये गलत है। प्रकाश केंद्र तथा F2 के मध्य, ये भी गलत है। 2F2 तथा अनंत के बीच में इमेज बन रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। और ये कैसा इमेज है? एक्चुअल रेज इसको कट कर रही है तो ये वर्चुअल तो नहीं है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा ये इमेज। निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ कौन सा है, यानी थर्मली इंसुलेटर कौन सा है?
तो कोबाल्ट जो है एक मेटल है। मेटल जनरली थर्मली इंसुलेटर नहीं होते हैं, थर्मल कंडक्टर होते हैं वो, तो ये तो होगा नहीं। अम्लीय जल भी थर्मली कंडक्टर होगा, मतलब ये रहा कि हीट को वो पास कराएगा, हीट को अलाउ करेगा पास करने के लिए, तो ये थर्मली इंसुलेटर नहीं हो सकता है। एस्बेस्टस जो है ये थर्मली इंसुलेटर होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। यदि रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है एवं रेडियम यदि एक अल्फा कण त्याग देता है तो रेडियम का परिवर्तन निम्न में से किस समस्थानिक में हो सकता है? तो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा, तो उसी को कहा जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। यानी 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो हीलियम पे 2+ पॉजिटिव आयन आ जाएगा और इसी को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। तो जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलेगा अल्फ़ा पार्टिकल, तो अपने साथ 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर लेकर के जाएगा। तो मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होगी और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होगी। तो मास नंबर यहाँ 226 दिया गया है, तो 4 यूनिट की कमी होगी तो 222 हो जाएगी, यानी Rn जो होगा मास नंबर 222 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर कौन सा हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 88 है, तो 2 कम होकर के 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इसमें जो एडिटोरिया के द्वारा जो आंसर प्रोवाइड किया गया, एटॉमिक नंबर 86 तो दिया गया है लेकिन मास नंबर 224 दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन बी ना होकर के डी होगा। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल का बीमा हो सकती है। द्रव्यमान एवं वेग यानी मास और वेलोसिटी, तो ये क्या होता है एम भी? ये तो लीनियर मोमेंटम होता है। तो मास का यूनिट हो गया kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया kg मीटर पर सेकंड, तो mLt-1 होगा, mLt-1 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो ये हाइड्रा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भागों में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको टेंटिकल कहा जाता है, टेंटिकल कहा जाता है। और ये टेंटिकल्स जो है इसमें से अमीबा में नहीं पाया जाता है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में भी नहीं पाया जाता है, पैरामीशियम में भी नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हाइड्रा को दिखाया गया है, ये अंगुलीनुमा जो संरचना है ये टेंटिकल्स हाइड्रा में पाया जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बर्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा है। कुछ दिन में ये बड़ा हो गया यहाँ पे और यहाँ से फिर ये अलग हो गया, बिल्कुल नया जीव बन गया यहाँ पे। तो ये मुकुलन के द्वारा ये नया जीव बन गया यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से एक नया जीव इसमें बन जाता है, तो इसमें रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है, यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो उसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हाइड्रा के बारे में कहा जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग A- है एवं वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्न में से क्या हो सकता है? तो O- जो है यूनिवर्सल डोनर है, इससे यदि A- वाला लिया होगा तो उससे मृत्यु नहीं हो सकती। अब देखना है A+ या AB+ में। ब्लड को 4 कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, AB में AB एंटीजन पाया जाता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी की यदि हम बात करें तो A में एंटीबॉडी B पाया जाता है, B में एंटीबॉडी A पाया जाता है, AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन O में दोनों ही एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी के मामले में O रिच है और एंटीजन के मामले में AB रिच है। उसमें से O- ब्लड ग्रुप जो है ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ O- से ही। O+ ये AB+ को दे सकता है, A+ को दे सकता है, B+ को दे सकता है और O+ को अपना दे सकता है, लेकिन ले सकता है O- एंड O+ से ही सिर्फ।
ए माइनस की बात करें तो ए बी माइनस को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है, ए प्लस और ए माइनस दोनों को दे सकता है। ये ले सकता है सिर्फ ओ माइनस और ए माइनस से ही। ए प्लस की यदि बात करें जैसा कि वहाँ दिया गया है, ए बी प्लस और ए प्लस को ये दे सकता है, ए बी प्लस और ए प्लस को वो दे सकता है, लेकिन ले सकता है ओ माइनस, ओ प्लस, ए माइनस और ए प्लस से। बी माइनस की बात करें तो ये दे सकता है बी माइनस को, बी प्लस को, ए बी माइनस को, ए बी प्लस को, ओ माइनस एंड बी माइनस से ले सकता है। बी प्लस जो है वो बी प्लस एंड ए बी प्लस को दे सकता है, और ओ माइनस, ओ प्लस, बी माइनस एंड बी प्लस से ये रक्त ले सकता है। ए बी माइनस की बात करें जो यूनिवर्सल, ए बी माइनस ने ए बी प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी माइनस की बात करें तो ए बी माइनस को दे सकता है, ए बी प्लस को ये अपना ब्लड दे सकता है। ले सकता है ओ माइनस से, ए माइनस से, बी माइनस से, ए बी माइनस से। और ए बी प्लस की बात करें तो ए बी प्लस को ही सिर्फ ये अपना ब्लड दे सकता है, ले सकता है सभी से, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ माइनस जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो वहाँ पे ए माइनस ब्लड ग्रुप जो दिया गया है वो ले सकता है किससे, ए प्लस से भी ले सकता है और ए बी प्लस से भी ले सकता है, सॉरी ए प्लस को दे सकता है और ए बी प्लस को भी दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ माइनस एंड ए माइनस से। तो जो दो ऑप्शन वहाँ पे ए प्लस और ए बी प्लस दिया गया है उनको तो ये ए माइनस ब्लड दे सकता है, लेकिन उनसे ले नहीं सकता है। तो उन्हीं दोनों में से ब्लड लिया होगा जिससे उसकी डेथ हुई होगी। तो ए बी प्लस और ए प्लस दोनों ही वहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें से ए प्लस और ए बी प्लस दोनों ही सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो वातावरण का टेम्परेचर कितना भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिमेन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना ही रहता है, यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, और ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। थैलेमस एक रिले स्टेशन के जैसा काम करता है, इनकमिंग मोटर एंड सेंसरी नर्व के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए ये रिले स्टेशन का जैसा रिसीव करता है, देन आगे की ओर बढ़ाता है ये। तो थैलेमस ये हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इनवॉलेंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को। निम्न में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है? यहाँ मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात कही गई है? तो यदि ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाए, कीटोन की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाने से रक्त जो है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और हमारी कोशिकाओं, ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगता है। तो जब कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि पर्सन जो है डायबिटीज़ टाइप 1 का पेशेंट बन चुका है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, कीटोन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया जो है ये एक बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है, और काली खांसी जो है ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, बोर्डेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और टिटनेस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इन तीनों के लिए जो टीका दिया जाता है वो है डीपीटी। और इनमें पोलियो की बात करें तो पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी, जो ड्रॉप जो पिलाए जाते थे बच्चों को पहले, और टीबी के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? ये एनसीईआरटी के 10th क्लास के साइंस में दिया हुआ है। ग्लूकोज जो है वो टूटता है 3 कार्बन एटम वाले पाइरुवेट में, और एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, और यहाँ से 3 पाथवे होता है। यदि ऑक्सीजन का अब्सेंस हो तो ये पाइरुवेट जो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ऐसा ईस्ट के केस में होता है। और हमारी मसल सेल में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे यही जो पाइरुवेट है 3 कार्बन वाला, वो 3 कार्बन वाले लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पाइरुवेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए हमारे मसल सेल में जहाँ पे ऑक्सीजन का लैक है, कमी है, वहाँ पे ये ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में बदल रहा है,
लैक्टिक एसिड में बदल रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड है और इसी की वजह से ये क्रैम्प आता है, दर्द होने लगता है। और हमारे मसल सेल में ये ना हो, लैक्टिक एसिड ना बने, ये पाथवे हो जाए, इथेनॉल बनना शुरू हो जाए। तो इथेनॉल क्या है? शराब है। जब हमारे बॉडी में इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा तो पर्सन के लिए शराब तो उसके शरीर में ही बनना शुरू हो जाएगा। तो शराब जब ऑटोमेटिकली शरीर में बन रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? पर्सन जो है हमेशा नशे में रहेगा और इस इथाइल अल्कोहल से, इथेनॉल से व्यक्ति नशे में आ जाएगा, उसका शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, मतलब उसके बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। आवाज़ बोलेगा कुछ और, उसके आवाज़ में लड़खड़ाहट आएगी, बोलेगा कुछ और, आवाज़ निकलेगी कुछ और। अब ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगा, ये सही है। आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लग जाए तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो देखिए, मेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है मेल में, वो 22 + XY, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 22 + XX पाया जाता है। किसी कारणवश मेल में यदि एक और X गुणसूत्र आ जाए तो इसमें फीमेल कैरेक्टर डोमिनेट करने लगेगा, फीमेल कैरेक्टर भी आ जाएगा इसके अंदर, तो उसके वृषण के विकास में कमी आ जाएगी, वृषण का विकास रुक जाएगा और स्तनों का विकास होने लगेगा, यानी उसमें फीमेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इसमें 22 + XY हो जाएगा उसका गुणसूत्र। तो 22 + XY इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो इसमें से थायरॉक्सिन भी हृदय की गति को नियंत्रित करता है और एड्रीनेलिन भी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो इसमें से दोनों ही हो जाएगा, ए और सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति की वजह से होता है, ये सही है। हल्दी का जो पीला रंग है वो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से नहीं, जैंथोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है, ये गलत है। गाजर का लाल रंग जो है वो किसकी वजह से आता है? वो कैरोटीन की वजह से आता है, जैंथोफिल की वजह से नहीं। हल्दी का रंग जैंथोफिल की वजह से, गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, ये आपस में दोनों एक्सचेंज हुए हैं, तो इस कारण से ये दोनों ही गलत है। सिर्फ एक ही सही है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से आता है, तो केवल एक युग्म ही सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ये सही है। माँ के गर्भाशय से एग से निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, कैथेटर का उपयोग नहीं किया जाता है, सक्शन विधि का उपयोग किया जाता है, इसमें से ये गलत है। कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, बिल्कुल कनुप्रिया अग्रवाल, जिनका नाम दुर्गा भी है, यही भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, तो ये सही है इसमें से। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? सिर्फ बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। खाने वाला नमक निम्न में से किससे बना होता है? तो खाने वाला या कोई भी नमक जो है वो नमक भी यानी सॉल्ट भी एसिडिक कैरेक्टर का हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। जहाँ तक खाने वाले नमक यानी NaCl की बात है तो यह एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है देन न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो इसमें से यदि हम HCl और NaOH का रिएक्शन करा दे, HCl + NaOH, ये दोनों ही स्ट्रॉन्गर है। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्गर बेस है, तो यहाँ से बन जाएगा NaCl और प्लस H2O बनेगा, यहाँ से NaCl + H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बना, तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है? तो इसमें से प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन टाइटेनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन का फार्मूला होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन राइट में, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में। ये है एसिटिलीन का फार्मूला। मीथेन का CH4, इथिलीन का C2H6, यानी C के बीच में डबल बॉन्ड, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन। तो C2H6 नहीं, ये तो इथेन का हो गया, C2H4 होता है इथाइलिन का। राइट ऑप्शन C होगा। एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है गैस बिल्डिंग में। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को भी बढ़ाता है, वोल्टेज को कम भी करता है। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, वोल्टेज को कम करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरीक़ा से सिंबल होता है। यहाँ आउटपुट मिल जाएगा आपको, यहाँ से आउटपुट, और यहाँ इनपुट हम दे देंगे यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट लेफ़्ट साइड में, AC यहाँ पे इनपुट दे देंगे। इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, लेफ़्ट वाले को, राइट वाले को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है इसमें। तो जब प्राइमरी कॉइल में AC करंट फ्लो करवाया जाएगा तो AC का हम जानते हैं कि उसका वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो लेफ़्ट कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, उस करंट का वैल्यू चेंज होने की वजह से इसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल के पास में मैग्नेटिक की फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड, या यूँ कहें कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वैल्यू टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कहीं पर भी चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे एक EMF जनरेट हो जाता है। तो EMF जनरेट हो गया तो इस सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होगा। तो यहाँ पे यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ जो ये टर्न दिखाए गए, यदि ज़्यादा हम कर देते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, कम कर देते हैं तो कम वोल्टेज मिलता है। तो ज़्यादा कॉइल कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ा करके यहाँ से आउटपुट मिलेगा और उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं प्राइमरी के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पे कम वोल्टेज मिलेगा और उसको कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज बढ़ा भी सकता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज कम भी कर सकता है। सिर्फ ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप या डाउन करना, AC को DC में बदलना ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है यहाँ पे। तब ये वोल्टेज बढ़ाने और घटाने की क्या ज़रूरत होती है? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी जो मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर के पास जो कांटी है वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन वहाँ पे है, वहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, या कहीं पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी इलेक्ट्रिक का जनरेशन हो रहा है, या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहीं पे लगाया गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दूर दूर तक हज़ारों किलोमीटर दूर भेजा जाता है और वायर के थ्रू होकर के जाता है। तो लेंथ ज़्यादा होगा वायर का तो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट ज़्यादा होगा I² से। तो हीट जनरेट से पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। उस पावर लॉस को बचाने के लिए वोल्टेज बढ़ा करके भेज दिया जाता है ताकि पावर का लॉस कम हो। तो उसमें 11,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट पे वोल्टेज बढ़ा करके सप्लाई कर दिया जाता है। और जहाँ पे आता है, मान लीजिए कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, उस 11,000 वोल्ट को क्या कर दिया, वो ट्रांसफार्मर कम करके 220 वोल्ट करके और तब सप्लाई कर दिया। तो पावर लॉस से बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट ऑप्शन D। वोल्टेज बढ़ाता भी है, वोल्टेज कम भी करता है। अब देखिए पावर = VI होता है, तो वोल्टेज जब हम बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है, तो इसमें पावर रिमेन सेम रहता है। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है, तो वो है ऑर्लोन। ऑर्लोन से ही बनाया जाता है। राइट ऑप्शन A होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसमें से अमोनियम सल्फेट जो है एक नाइट्रोजनस उर्वरक है और यूरिया भी नाइट्रोजनस उर्वरक है।
तो यूरिया का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, इधर NH2 और इधर भी NH2, यहाँ पर भी है, इसमें नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजनस उर्वरक है। यूरिया भी, अमोनियम सल्फेट भी है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये फास्फेटिक उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो इस कारण से यही ऑप्शन होगा C सही। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो यदि देखा जाए कार्नेलाइट, मैग्नेसाइट और कीसेराइट तीनों ही जो है ये मैग्नीशियम का ही अयस्क है, मैग्नीशियम का ही ओर है। इसमें से कार्नेलाइट हो गया, इसका निष्कर्षण जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा डोलोमाइट भी मैग्नीशियम का ही अयस्क है। डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये डोलोमाइट। और मैग्नेसाइट का फार्मूला होता है MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। कीसेराइट का फार्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट इंटू H2O। और कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो कार्नेलाइट और मैग्नेसाइट दोनों का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें से हालांकि जो इसका आंसर प्रोवाइड किया गया उसमें कार्नेलाइट आंसर दिया गया है, लेकिन इसमें से मैग्नेसाइट भी हो जाएगा, यानी मोर देन 1 हो जाएगा। ये सभी जो है मैग्नेसाइट के ही अयस्क है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश को कहा जाता है, हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। और यदि हम ब्लू विट्रियोल की बात करें, ब्लू विट्रियोल, तो उसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। वाइट विट्रियोल का फार्मूला होता है जिंक सल्फेट 7H2O। और रेड विट्रियोल का फार्मूला होता है कोबाल्ट सल्फेट 7H2O। तो इसमें से फेरस सल्फेट हो जाएगा, राइट ऑप्शन A। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो पीतल एक मिश्र धातु है कॉपर तथा जिंक का। यदि इस पे हाइड्रोजन सल्फाइड्स के लेयर चढ़ जाते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से राइट ऑप्शन A होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट 9 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।